So, hi everyone, a very good evening to all of you. Myself Arneet Singh, your mentor for UGC NET JRF. और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। देखो जैसे अगर आप फर्स्ट टाइम सेशन देख रहे हो तो मैं बता दूं करेंगे क्या। सबसे पहले डिटेल्ड में मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में समझेंगे, कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं वो सारा समझेंगे। उसके बाद 5 MCQ क्वेश्चंस हम लगाएंगे ताकि हमारी रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों हो जाए। राइट, आपको क्या करना है, पहले अच्छे से समझना है टॉपिक को, फिर उसके बाद MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग से। तो अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करूं बच्चों, तो मार्जिनल कॉस्टिंग पूरा का पूरा एक कंसेप्ट पे डिपेंड हो रहा है मेजरली, दैट इज कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन। अब सर ये कंट्रीब्यूशन क्या है, इसको समझने के लिए एक सेकंड वेट करो। इसको समझने के लिए एक सेकंड वेट करो। अच्छा, एक एडवांटेज और बता दूं, आज की क्लास में हम मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, वो सारे पीवी रेशियो सारा कुछ देखेंगे। ठीक, अब सर ये कंट्रीब्यूशन क्या है, इसको समझने के लिए 2 मिनट वेट करो। इसको समझने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें समझनी जरूरी है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करूं तो हमारी जो कॉस्ट होती है उसे बेसिकली 2 टाइप्स में कन्वर्ट किया गया है, 2 टाइप्स में डिफरेंशिएट किया गया है। फर्स्ट वन इज हमारी फिक्स्ड कॉस्ट एंड द सेकंड वन इज वेरिएबल कॉस्ट। ध्यान से सुनना, फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है बच्चों जो सेल्स के चेंज होने से, या मैं बोलूं आउटपुट के चेंज होने से चेंज नहीं होती। जो सेल्स के चेंज होने से या आउटपुट के चेंज होने से चेंज नहीं होती, ये सेम की सेम रहती है, ये कांस्टेंट की कांस्टेंट रहती है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जो सेल्स के चेंज होने से या आउटपुट के चेंज होने से चेंज होती है। ठीक सर, एग्जांपल से बात करूं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं बात करूं फिक्स्ड कॉस्ट की, फॉर एन एग्जाम्पल हमारा रेंट। अब रेंट कैसे, रेंट लेट सपोज अगर मेरी एक फैक्ट्री है चिप्स मैन्युफैक्चरिंग की और मैंने एक रेंट पे लैंड ले रखी है या बिल्डिंग ले रखी है। अब मेरा ये जो रेंट की अमाउंट है लेट सपोज 5000 रुपीज, ये रेंट की 5000 रुपीज मेरे को देने ही देने हैं हर मंथ लैंडलॉर्ड को। चाहे मैं उधर 1 पैकेट चिप्स का बनाऊं, चाहे मैं 2 पैकेट बनाऊं, चाहे मैं 5000 पैकेट्स ऑफ चिप बनाऊं, चाहे 5 करोड़ पैकेट्स ऑफ चिप बनाऊं, ये अमाउंट फिक्स की फिक्स रहने वाली है उस बिल्डिंग की रेंट की, जो हर महीने मेरी सेम टू सेम जाने वाली है। एक एग्जांपल और ले लो, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, लेट सपोज हमने कोई इंस्टीट्यूट खोला। अब इंस्टीट्यूट मैंने रेंट पे लिया, अब उस इंस्टीट्यूट का रेंट इस पे थोड़ा डिपेंड करेगा कि मेरे पास स्टूडेंट्स कितने पढ़ने आ रहे हैं। चाहे मैं एक भी स्टूडेंट्स को ना पढ़ाऊं, चाहे मैं 20 स्टूडेंट्स पढ़ाऊं, चाहे मैं 5000 स्टूडेंट्स पढ़ाऊं, उसको लैंडलॉर्ड को इन चीजों से मतलब नहीं होगा। उसकी जो रेंट की अमाउंट होगी जो हमारा डिसाइड हुआ होगा वो फिक्स्ड होगा। राइट, तो ये होती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल बच्चों सैलरी। जैसे जो मैनेजर्स की सैलरी होती है, जो मैनेजर्स की सैलरी होती है वो आउटपुट पे डिपेंड नहीं करती होती। लेट्स सपोज डिसाइड हुआ है कि जो मैनेजर है उसकी सैलरी है 50,000 रुपीज पर मंथ, तो उस साल चाहे कंपनी सेल्स करे या ना करे, चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, चाहे एक भी आउटपुट प्रोड्यूस हो या ना हो, ये जो 50,000 रुपीज हमें मैनेजर को पे करने हैं वो पे होंगे ही होंगे। दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। अब 1 यूनिट प्रोड्यूस हो, चाहे 5000 यूनिट प्रोड्यूस हो, चाहे 5 करोड़ यूनिट प्रोड्यूस हो, ये यूनिट, ये अमाउंट जो सैलरी की है वो फिक्स्ड की फिक्स्ड रहने वाली है। समझ आ गया फिक्स्ड कॉस्ट का। अच्छा, अब कई सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं या मिक्स कर जाते हैं इसे फिक्स्ड एसेट वाले से। तो याद रखना, जो फिक्स्ड एसेट वाला कंसेप्ट है, करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स का जो पार्ट होते हैं, वो हमारा अकाउंटिंग का कंसेप्ट है। जब हम फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, दैट इज मेजरली इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा हुआ है बहुत बार। अगर याद कर पाओ तो क्लास 11th में जब हम कॉस्ट पढ़ के आते हैं
उधर हम पढ़ते हैं फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ये इकोनॉमिक्स है, कॉस्टिंग का कंसेप्ट। तो ये कंफ्यूज मत होना यार कि सर रेंट तो एक्सपेंस होता है, वो उसकी बात नहीं कर रहे, वो हमारा फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स। ठीक, ये जो कंसेप्ट है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। अब आता हूं सेकेंड थिंग, वेरिएबल कॉस्ट में। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया बच्चों? वो कॉस्ट जो सेल्स या आउटपुट के प्रोडक्शन से चेंज हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि मेरी फैक्ट्री है चिप्स की, लेट्स सपोज मैं पोटैटो चिप्स बनाता हूं, तो जो नंबर ऑफ पोटैटोज है जो खरीदने पड़ेंगे, जिसकी कॉस्ट आएगी, वो डिपेंड करेगी कि मैं कितने पोटैटोज मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, मतलब कितने चिप्स के पैकेट बना रहा हूं। अगर एक चिप्स बनाऊंगा तो लेट्स सपोज एक पैकेट में एक पोटैटोज लगता है, तो मेरे को एक पोटैटो खरीदना होगा। अगर मैं 10 चिप्स बनाऊंगा तो वो 10 पोटैटोज खरीदने होंगे। तो जितने नंबर ऑफ चिप्स मैं इंक्रीज करूंगा, वैसे वैसे मेरी कॉस्ट भी इंक्रीज होती जाएगी, राइट? दैट इज वेरिएबल कॉस्ट, जो चेंज हो रही है सेल्स के चेंज होने की वजह से। सेकेंड एक एग्जांपल और लेते हैं, फॉर एग्जांपल डिलीवरी चार्जेस। अब जब नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा बनेंगे तो ही तो डिलीवरी ज्यादा होंगी ना, मतलब अगर सेल्स ज्यादा होगी तो ही तो डिलीवरी ज्यादा होगी, राइट? ये तो है नहीं मैं एक भी यूनिट नहीं बना रहा और डिलीवरी चार्जेस लगी जा रहे हैं, राइट? वो ऐसा तो होता नहीं है। तो ये होती है वेरिएबल कॉस्ट, डिपेंड करेगा कि कितनी सेल्स हो रही है हमारी, उसके अकॉर्डिंग हमारी ये कॉस्ट चेंज होगी। ये बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का। और सेल्स क्या होता है? जितने की अमाउंट का हमारा सामान बिका। तो इन सभी चीजों पे बेसिस है हमारा जो मार्जिनल कॉस्टिंग का कंसेप्ट है। चलो अब आते हैं, जो मैंने टर्म्स बोली थी, टर्म क्या थी? हमारा कंट्रीब्यूशन। सर ये कंट्रीब्यूशन क्या होता है? ध्यान से सुनना। जब मैं सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दूं, जो अमाउंट आती है दैट इज कंट्रीब्यूशन, दैट इज कंट्रीब्यूशन। ठीक, फॉर एग्जाम्पल की बात करूं कि लेट्स सपोज मैं कोई शर्ट बनवा रहा हूं, शर्ट बनाने की जो मेरी सेल्स की अमाउंट है, एमआरपी है, वो 100 रुपीज, और जो वेरिएबल कॉस्ट उसको प्रोड्यूस करने में आ रही है, लेट्स सपोज वो 75 रुपीज आ रही है। एक शर्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो 75 रुपीज, तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? 25 रुपीज का। समझ आ जाएगा? मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा? 25 रुपीज का। ठीक, कंट्रीब्यूशन में से फिर हम माइनस करते हैं हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, जिसके बाद हमारा निकलता है प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज मैं एक यूनिट बेच रहा हूं और फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी 1000 रुपीज की। 1000 रुपीज की फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करूंगा तो प्रॉफिट क्या आएगा? सर प्रॉफिट नहीं आएगा, 25 रुपीज आपने अर्न करे, 1000 रुपीज की फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, तो हमारा लॉस आया कितने का? 975 रुपीज का। राइट और रॉन्ग? एक एग्जांपल और ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल हम एक यूनिट बनाने की बजाय 100 यूनिट्स बना रहे हैं। कितने यूनिट्स बना रहे हैं? 100 यूनिट्स। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? देखो एक 100 रुपए का बिक रहा है, तो 100 कितने के बिकेंगे? 10,000 रुपीज के। वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी, एक यूनिट की 75 है, तो 100 यूनिट्स की कितनी आ जाएगी? 7500। तो ये हमारा जो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 2500। फिक्स्ड कॉस्ट याद रखना, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होगी। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो सेम की सेम रहती है, चाहे जितनी मर्जी सेल्स हो। तो यहां पे जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है वो सेम की सेम रहेगी, दैट विल बी 1000 रुपीज। तो हमारा जो प्रॉफिट आ गया वो आ गया हमारे पास 1500 रुपीज। ठीक, ये एक तरह से इनकम स्टेटमेंट हो गई इन मार्जिनल कॉस्टिंग। चले अब इसी के बेसिस पे 2-4 फॉर्मूलेज हैं जिनसे आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब उन फॉर्मूलेज को समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। देखो सबसे पहली चीज, सबसे पहला आता है हमारे पास पीवी रेशियो, दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बेसिकली है क्या? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है कि आपके प्रॉफिट का रेट क्या है, और जो ये रेशियो निकलेगी वो निकलेगी हमारा कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स। कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स। चाहे आप
1 यूनिट का ले लो चाहे आप 100 यूनिट का ले लो, जिस मर्जी का ले लो, जितने मर्जी यूनिट्स का ले लो, आपकी ये रेशियो हमेशा सेम रहेगी। देखो जैसे इस केस में कंट्रीब्यूशन कितने की है 25, सेल्स कितने की है 100, तो ये रेशियो क्या आ गई, अगर परसेंटेज में निकालनी है तो इंटू 100 कर दूंगा, परसेंटेज में निकालनी है तो ये आ गई हमारे पास 25%। सिमिलर वे में अगर मैं इधर से निकालूं 100 यूनिट से, तो 100 यूनिट से निकालने बैठूंगा तो क्या होगा, दैट इज कंट्रीब्यूशन कितना है 2500 का, सेल्स कितने की है 10,000 रुपीज की, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा, 2 zeros यहां पे कैंसिल, 2 zeros यहां पे कैंसिल, 25%। तो मतलब जितने मर्जी नंबर ऑफ आपके जो सेल्स की यूनिट्स हैं जिस मर्जी में निकाल लो, आपकी ये अमाउंट सेम की सेम रहने वाली है। ठीक, मतलब जो पीवी रेशियो आने वाली है वो सेम की सेम आने वाली है। अब आगे बात कर लेता हूं, अब भी जो हमने बेसिक फॉर्मूला देखा पीवी रेशियो का, वो देखा हमने कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, राइट और रॉन्ग। और अब भी हम सीख के आए हैं, क्या सीख के आए हैं, यहां लिख देते हैं कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब इसी फॉर्मूले को कई और सारे वेज में भी लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल की बात कर लो, अगर मैं कंट्रीब्यूशन बोलूं तो कंट्रीब्यूशन को लिखा जा सकता है ना सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड वे इसी फॉर्मूले को लिखने का। अच्छा, अगर मैं सबको अलग अलग कर दूं, ये हमारा फर्स्ट वे हो गया, ये हमारा सेकंड वे हो गया। तो एग्जाम्स में जिससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी हो चुपचाप पुट कर देना। अगर मैं सेल्स को डिवाइड कर दूं तो सेल्स अपॉन मतलब अपॉन सेल्स, डिनोमिनेटर अलग अलग कर रहा हूं, माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में सेल्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में सेल्स। एक ये तरीका हो गया। देखो एक ही फॉर्मूले को कई तरीके से, कि अगर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स दे रखी है तो मैं कंट्रीब्यूशन वो कैसे निकालूंगा, पीवी रेशियो। ठीक, एक तरीका और है, एक तरीका और कौन सा है, माखो कंट्रीब्यूशन निकालने का सबसे पहला वे क्या करा मैंने, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर दिया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर दिया तो कंट्रीब्यूशन आता है। हमें यह भी पता है, अगर मैं साइड में लिखूं, हमें यह भी पता है कि कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है, राइट और रॉन्ग। तो अगर कंट्रीब्यूशन निकालना है मुझे तो फिक्स्ड कॉस्ट को उधर ले जाऊं, तो कंट्रीब्यूशन की अमाउंट क्या आ जाएगी, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। तो इसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो पीवी रेशियो आई वो आई प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में सेल्स। एक ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास। बेसिकली मैं सब आपको शो कर रहा हूं कि ये चार फॉर्मूले अलग से नहीं है जो बुक्स में दे रखे हैं, सेम ही चीज है, बस अलग अलग तरीके से लिखी गई है। तो अगर आप एक भी अच्छे से लर्न कर लोगे, ये जो इंपॉर्टेंट वाला है, आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, वहां पे बस आपको थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी होगी। समझ आ गया, ये था हमारा पीवी रेशियो। आगे चलें, नेक्स्ट रेशियो की बात करें। समझ आ गया चारों फॉर्मुले कैसे ड्राइव हुए, आपको अलग अलग याद नहीं करने, आप खुद भी ड्राइव कर सकते हो एग्जाम में नीड पड़ी तो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट रेशियो की, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। सर पहले ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब उतने यूनिट्स बेचे कि हमें ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। ठीक, अच्छा सर ऐसा होगा कब, कि जब हमें प्रॉफिट भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा। बेसिकली अगर मैं देखूं फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारी सेम की सेम है, तो जब हमारी कंट्रीब्यूशन की अमाउंट जब हमारी कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल आ जाएगा, मतलब जो यहां पे अमाउंट आनी है वो इसके इक्वल हो जाएगी, उस केस में हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अब ये नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे निकाले जाए कि कितने यूनिट्स बेचने पे हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, वो कैसे निकलता है, ध्यान से सुनना। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकल जाएगा, दैट इज जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है उसे मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। याद रखना, यहां पे लिख रहा हूं मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट,
पिछले केस में सिर्फ कंट्रीब्यूशन लिखा था। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब क्या हो गया, एक यूनिट बेचने में कितनी कंट्रीब्यूशन आ रही है। और पिछले केस में जो मर्जी कंट्रीब्यूशन लेते हैं फर्क नहीं पड़ता। फिर आ गया फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देखो हमारे केस में फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 1000 रुपीज की, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 25 रुपीज का। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, डिवाइड करूंगा तो 40। तो 40 यूनिट्स बेचने पे 40 यूनिट्स बेचने पे ना हमें प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। और आप इसे चेक भी कर सकते हो कि लेट सपोज मैं 40 यूनिट्स के लिए निकालूं, 40 यूनिट्स के लिए तो कितने की सेल्स हो गई 4000 की, राइट। 75 इंटू 40 150 इंटू 20 300, और ऐसे कर लेते हैं 3000। तो ये आ गई हमारे पास 1000 अमाउंट, 2000 हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, ये आ गया जीरो, ना प्रॉफिट ना लॉस। मतलब 40 यूनिट्स अगर मैं सेल आउट करूंगा तब हमें ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अच्छा ये तो हो गई सर यूनिट्स की बात। अगर हमें अमाउंट पे निकालना हो तो कुछ नहीं करना, ब्रेक इवन पॉइंट को 40 को सेल्स प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस कितना है 100 रुपीज, तो 40 इंटू 100 मतलब कितना हो गया 4000 की सेल्स करने पे रुपीज 4000 की सेल्स करने पे ना हमें प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। रुपीज 4000 की सेल्स करने पे ना हमें प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। समझ आ गया सेकंड फॉर्मूला। ये हमने यूनिट्स में निकाला था, अगर अमाउंट में निकालना हो रुपीज में निकालना हो तो मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। ठीक समझ आ रहा है। या तो एक चीज में यहां कर सकता था डायरेक्टली, अगर मैं इसे हटा दूं एक बार के लिए तो मैं इसको डायरेक्टली ही मल्टीप्लाई कर देता सेलिंग प्राइस से, अगर मेरे को रुपीज में निकालना था। ठीक, अब इस केस में एक एडवांटेज और होता है, ब्रेक इवन पॉइंट हमारा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स करके भी निकल जाएगा, पर यूनिट लगाने की जरूरत ही नहीं। ठीक समझ आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स। अब एक चीज आपको दिख रही होगी, क्या दिख रही होगी सर, कि यहां पे हम लिख रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन अपॉन मल्टीप्लाई बाय सेल्स। मतलब अगर मैं देखूं तो ये क्या हो गया फिक्स्ड कॉस्ट, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं ना, इनटू सेल्स अपॉन कंट्रीब्यूशन। और अभी हमने पीछे पढ़ा कि पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो ये उसका रेसिप्रोकल ही हुआ ना, रेसिप्रोकल। तो ये जो फॉर्मूला बन गया ये बन गया फिक्स्ड कॉस्ट इनटू 1 अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है 1 अपॉन पीवी रेशियो अगर डायरेक्टली लिख दूं तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो। तो हर एक फॉर्मूला जो ड्राइव कैसे हो रहा है वो भी आपको शो कर रहा हूं, कोई डिफिकल्ट चीजें नहीं है ये वाली। ठीक एक्सप्लेन कर रहा हूं एक एक करके, समझ आ गया। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और बेटर क्लैरिटी आ जाएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ जाता, एक फॉर्मूला और आ जाता है, दैट इज सेल्स फॉर अ डिजायर्ड प्रॉफिट। इसका भी क्वेश्चन आ जाता है। सेल्स फॉर अ डिजायर्ड प्रॉफिट का मतलब क्या है कि आपको बताना है कितने यूनिट्स बेचें ताकि हमारे लेट्स सपोज 5000 रुपीज प्रॉफिट हो। कितने यूनिट्स हम बेचें कि हमें 5000 का प्रॉफिट हो। तो मेरे को अगर वो निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, जो ये अमाउंट है वो कैसे निकलेगी, जो भी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। अभी हमने ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला देखा ना, सेम लिख देना, पहले तो सेम लिख देना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बस याद रखना न्यूमरेटर में प्लस ऐड कर देना डिजायर्ड प्रॉफिट। जैसे इस केस में लेट सपोज मेरे डिजायर्ड प्रॉफिट है लेट सपोज 3000 रुपीज, तो मैं कैसे निकालूंगा, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हुई 1000 रुपीज, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना हुआ 3000 रुपीज, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हुआ 25 रुपीज। तो ये आ गया 4000 डिवाइडेड बाय 25, ये आ जाएगा हमारे पास इंटू 4 करूंगा तो 100 आ जाएगा, इंटू 4 160 यूनिट्स। ठीक है, ये आ गया कि अगर 160 यूनिट्स मैं सेल आउट करूंगा तो मेरा 3000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। समझ आ गया, चलें आगे। नेक्स्ट
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक और फॉर्मूले की, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बेसिकली मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता क्या बच्चों, ध्यान से सुनना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, लेट्स सपोज अगर मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं, मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं, लेट्स सपोज मैं इस 1500 की बात कर लूं, 1500 की बात कर लूं, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, जिस केस में मेरे को ना प्रॉफिट ना लॉस होगा, जिस केस में हमारे पास ना प्रॉफिट ना लॉस होगा, उतने की कितनी सेफ्टी पड़ी हुई है, उतने की कितनी सेफ्टी पड़ी हुई है, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जो निकल जाएगा हमारा टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन प्रॉफिट। जो निकल जाएगा टोटल सेल्स कितनी हो रही है माइनस ब्रेक इवन सेल्स, कि भाई हाँ अगर अभी टोटल सेल्स 10,000 रुपीज की हो रही है, हमारी ब्रेक इवन सेल्स कितनी आई थी पीछे, ब्रेक इवन सेल्स कितनी आई थी, आई थिंक 4,000 की आई थी जितना मेरे को याद आ रहा है, 4,000 की, मतलब 6,000 रुपीज की हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। 6,000 की मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या हो गया कि अगर मेरी सेल 6,000 से नीचे भी चली गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 6,000 तक नीचे चली गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉफिट जीरो होगा। मतलब अगर लेट्स सपोज मेरी सेल 2,000 से डाउन चली गई तो प्रॉफिट हो रहा है, 3,000 से डाउन चली गई तो प्रॉफिट हो रहा है, 4,000 से डाउन चली गई प्रॉफिट हो रहा है, बट 6,000 पहुंच गई तो हमारा क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस है। मतलब अभी मैं 6,000 के एडवांटेज में चल रहा हूं सेल्स के, कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं, दैट इज माई सेफ्टी लेवल है ये। ठीक, समय आ गया, ये था हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सिमिलर वे में मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी पीवी रेशियो के थ्रू भी निकाल सकता हूं, दैट इज प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो, जो भी प्रॉफिट है उसे डिवाइड कर दो पीवी रेशियो से। प्रॉफिट कितना है 1500, पीवी रेशियो कितनी निकली थी हमारी, पीवी रेशियो कितनी निकल रही थी 25%, दैट इज 25/100, सो नीचे कर देता हूं 25/100, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो 1/4, 4 ऊपर लेके गया तो 6,000 रुपये। समझ आ गया, ये बेसिक चीजें हैं हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर। अब एक बार इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए और आपको आइडिया भी लग जाए कि हाँ कितने आप समझ पाए हो कंसेप्ट्स को। ठीक, क्वेश्चन इन न्यूमेरिकल से आते हुए पेपर्स में। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड्स प्रॉपर्टी टैक्स, रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑल ऑफ द अबव। आपके अकॉर्डिंग क्या है, और ध्यान रखना आपको क्या करना है, पहले आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, उसके बाद एंड में हम चेक करेंगे कि आपके कितने आंसर सही हुए और कितने गलत हुए। राइट, करो अटेम्प्ट। फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड्स प्रॉपर्टी टैक्स क्या फिक्स्ड कॉस्ट है सर, यस। क्यों, चाहे मैं उस प्रॉपर्टी में रहूं या ना रहूं, चाहे प्रॉपर्टी में 1 यूनिट की प्रोडक्शन हो चाहे 100 यूनिट्स की हो, वो टैक्स तो सेम का सेम ही जा रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स। रेंट अभी हमने डिस्कस किया फिक्स्ड कॉस्ट है, ये भी है। अब क्वेश्चन उठता है इंश्योरेंस प्रीमियम। अच्छा देखो, जब 2 मिल गए तो वैसे तो ऑल द अबव हमारा राइट आंसर हो गया, ऑल द अबव हमारा राइट आंसर हो गया, बट क्वेश्चन है सर इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा क्यों फिक्स्ड कॉस्ट होता है। लेट्स सपोज मैंने बोला कि मैंने बिल्डिंग की इंश्योरेंस करा रखी है, मैंने बिल्डिंग की इंश्योरेंस करा रखी है, तो अब चाहे बिल्डिंग में चाहे 1 यूनिट प्रोड्यूस करूं चाहे 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करूं, वो इंश्योरेंस की अमाउंट जो है, जो प्रीमियम की अमाउंट है, वो तो सेम की सेम पे होगी ना। अगर मैंने 5,000 रुपीज प्रीमियम पे कर रहा हूं, चाहे मैं 1 यूनिट प्रोड्यूस करूं उस बिल्डिंग में, चाहे 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करूं, दैट प्रीमियम की जो अमाउंट होगी वो सेम की सेम होगी। आई नो आप में से कई सारे स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर अगर ये इंश्योरेंस प्रीमियम स्टॉक का होता तो ये वो हो जाता, वेरिएबल हो जाता कि जितने नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं, बट यहां ऐसा कुछ मेंशन नहीं है और ऑल द अबव ऑप्शन जो ऊपर वाले 2 ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं, तो ये हमारा बेस्ट सूटेबल आंसर होगा। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चले आगे, नेक्स्ट आता है द टर्म कंट्रीब्यूशन रेफर्स टू। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला जल्दी से बताओ, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला इनमें से क्या होगा, एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर द वेरिएबल कॉस्ट, difference between selling price and total cost, subscription toward raising capital, none of the above. Which of the following is the correct formula for the contribution? Easy question है, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। So जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज
excess of selling price over variable cost per unit, that is contribution per unit. ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे 3 कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस और जो एग्जाम में देखे जाते हैं बेसिकली, इतने पीछे वाले इजी लेवल के दिए गए थे वो थोड़ा रिवीजन के लिए था। अब देखते हैं कौन कौन सॉल्व करता है। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कंपनी एबीसीडी लिमिटेड whose break even point is 7500 units per annum, selling price 120, variable cost इतनी, find what was the company's annual fixed cost। हमें fixed cost निकालनी है, जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो। अगर ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लिखूं तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब तो फॉर्मूला लिख दिया तो जल्दी सॉल्व कर दो। सॉल्व करो तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना दे रखा है हमें, 7500 यूनिट्स का। फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है तो एक्स लिख दिया मैंने उसे। कंट्रीब्यूशन कैसे होती है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो 120 माइनस 70 लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड में कर लेना, एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो 170 माइनस 70 आ गया हमारे पास 50। तो जो आंसर आएगा दैट इज 7500 इंटू 50। तो 1 2 3 5 5 25 7 5 35 37 3,75,000 क्या ऑप्शन में है, यस ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करो सॉल्व जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, पीवी रेशियो ऑफ द कंपनी इज 40%, द प्रॉफिट इज 10,000 रुपीज, कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी है हमें, पीवी रेशियो दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है। आई थिंक वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या था, सेकंड वाला प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। हमें दे रखा है प्रॉफिट 10,000 का, राइट, और पीवी रेशियो कितनी दे रखी है 40%। पीवी रेशियो दे रखी है 40%। तो अगर इसे सॉल्व करूं तो ऑप्शन नंबर ए विल बी दी राइट आंसर। किस किस के सही हो रहे हैं। चले लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द बिलो इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट द सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40,000, दैट इज डिजायर्ड लेवल ऑफ सेल्स निकालनी है। इंफॉर्मेशन दे रखी है, जल्दी से डिजायर्ड लेवल ऑफ सेल्स कैलकुलेट करो। कैलकुलेट द डिजायर्ड लेवल ऑफ सेल्स। क्या फॉर्मूला होता है डिजायर्ड लेवल ऑफ सेल्स का, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस जितने का प्रॉफिट अर्न करना है, डिजायर्ड प्रॉफिट, याद है डिजायर्ड प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पेपर में फॉर्मूले नहीं लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्टली अमाउंट शूट करनी है। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 3 लाख रुपीस, प्रॉफिट डिजायर्ड प्रॉफिट 40,000 रुपीज। पेपर में मैं डायरेक्टली 3,40,000 रुपीज लिखूंगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपीज। तो अगर इसे सॉल्व करूंगा तो 3,40,000 अपॉन में 15। अच्छा जैसे मैं ट्रिक बताता हूं हर बार, डिवाइड करने बैठोगे तो मुश्किल हो जाएगा। इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 से कर दो, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 से कर दो, और नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। इससे होगा क्या, ये 30 बन गया, ऊपर वाले को छोड़ दो भी, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। देखो अब भी कैलकुलेशन कट नहीं रहे, अब ये कट नहीं रहे, क्या बच गया 34,000 इंटू 2 अपॉन में 3। ना ये 3 के टेबल में आता है या ये 3 के टेबल में आता है। बच्चे गलती क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे,
रुक जाओ, हमें जो अमाउंट दे रखी है रुपीज में दे रखी है, और अभी जो हमने फॉर्मूला लगाया इससे निकलता क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट। जैसे मैं हर बार बच्चों को बोलता हूं कैलकुलेशन को एंड में लेके जाया करो, अगर नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने हैं तो सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो बचा कितना हुआ था, 34,000 इंटू 2/3। अगर सेलिंग प्राइस कितना है 60, अगर 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लो, तो ये अब डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 4 4 4 16 4 से 12 13, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 13,60,000। समझ आया? तभी मैं कहता हूं कि कैलकुलेशंस को एंड में ले जाया करो, कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो, जिसका जितना भी स्कोर आया, जितने भी आंसर्स आपने बिना देखे दिए हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करो ताकि पता चले हाउ यू आर परफॉर्मिंग, कितने मार्क्स आए आपके। और सेम वे में बोलना चाहूंगा, अगर कोई और टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम उठा लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर अ डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।